नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 12 का 7 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे LCR अनुनादी परिपथ के बारे में। इसमें हम अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात, कलांतर, शक्ति क्षय, अनुनादी आवर्ती की चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियां, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक। इसके अलावा हम इस वीडियो में वाटहीन धारा तथा चौक कुंडली से संबंधित टॉपिक भी देखेंगे। साथ में इन पर आधारित क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में कि श्रेणी अनुनादी परिपथ है क्या, ये किस तरीके से निर्मित होता है और अनुनाद की स्थिति कब प्राप्त होती है। तो अपना टॉपिक है श्रेणी अनुनादी परिपथ या LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ। हम ये जो परिपथ लेकर चल रहे हैं ये LCR परिपथ है और LCR परिपथ में हम अनुनाद की स्थिति देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, हम जानते हैं कि LCR परिपथ के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक कुंडली लगी होती है, साथ में एक संधारित्र लगा होता है। तीनों एक दूसरे के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इन्हें हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? देखिए, ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है V बराबर VM साइन ओमेगा t, ये वाली जो वोल्टेज है वो 3 टुकड़ों में टूट जाती है। इसका कुछ हिस्सा रेजिस्टेंस R के ऊपर ड्रॉप हो जाता है जिसको हमने VR से लिखा है। इसका कुछ हिस्सा कुंडली के ऊपर ड्रॉप हो जाता है जिसको हमने VL से लिखा है। कुछ हिस्सा इसका संधारित्र पर ड्रॉप हो जाता है जिसको हमने VC से पुट किया है। क्लियर? अब देखिए कि जो वोल्टेज प्रतिरोध के ऊपर ड्रॉप होता है VR बराबर IR होता है। कुंडली के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप VL बराबर I XL होता है और संधारित्र पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VC बराबर I XC होता है। ये तो हमने LCR परिपथ के बारे में चर्चा की। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि अनुनाद की स्थिति कब प्राप्त होगी। तो देखिए, अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त हमारे पास में है। अनुनाद की स्थिति के लिए जो आवश्यक कंडीशन है कि अनुनाद के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका मतलब है कि कुल प्रतिघात 0 होना चाहिए। कुल प्रतिघात 0 हो, कुल प्रतिघात 0 हो। प्रतिघात 0 होने का मतलब है अक्स बराबर, इसे आप अक्स C माइनस अक्स L कहते हैं, ये शून्य होना चाहिए। कुल प्रतिघात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या इसे आप अक्स C माइनस अक्स L की जगह पर अक्स L माइनस अक्स C भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा? अक्स C बराबर अक्स L। और विद्यार्थी, ये अनुनाद के लिए सबसे जरूरी और आवश्यक कंडीशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके? इसके अलावा देखिए, अनुनाद की स्थिति में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। उनमें मैं बात करता हूं यहां पर LCR परिपथ के अंदर हमने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो समीकरण होता है, वोल्टेज समीकरण, तो वोल्टेज समीकरण V बराबर था VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास में था। और अनुनाद की स्थिति के अंदर देखिए क्या हो जाएगा?
अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों ये बराबर होंगे तो वी एल और वी सी भी दोनों बराबर होंगे। वी एल और वी सी भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये चीज भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर क्योंकि अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर हैं। देखो यहां से अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर हैं, दोनों में आई है, तो यहां पर अनुनाद की स्थिति के अंदर एक और आ जाएगा, वी एल और वी सी दोनों बराबर होंगे। वी एल और वी सी दोनों बराबर होंगे। तो यहां से आप देखें इस इक्वेशन के अंदर आप ध्यान दें कि वी एल और वी सी जब दोनों बराबर होंगे तो वी बराबर अपने पास में वी आर का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो वी बराबर आ जाएगा वी आर। इसका मतलब है कि अनुनाद की स्थिति के अंदर जो वोल्टेज होता है वो सारा का सारा प्रतिरोध के ऊपर ही आरोपित होता है। तो यहां से देखिए एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे पास में बाहर निकलता है। क्या रिजल्ट बाहर निकला? कि संपूर्ण आरोपित वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज आपने लगाया वो सारा का सारा वोल्टेज, संपूर्ण आरोपित वोल्टेज जो आपने लगाया वो सारा का सारा वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित हो जाता है। प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होता है, सिरों पर आरोपित होता है। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। इस पर डिपेंड कई क्वेश्चन हम सीधे भी कर सकते हैं कि जैसे अनुनाद की स्थिति के अंदर इस पर जैसे आपने यहां पर वोल्टेज लगाया, जितना भी वोल्टेज यहां अप्लाई करोगे सारा का सारा रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुनाद की स्थिति में और कौन कौन सी राशियां चेंज होती है उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। हमारे पास में प्रतिबाधा का फॉर्मूला, परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या थी? परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर हमने पढ़ा है, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर का रूट। ये हमारे पास में प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अनुनाद की स्थिति के अंदर अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर हैं। तत्पश्चात अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा? अनुनाद में जेड है इसकी वैल्यू आ जाएगी आर, क्योंकि अक्स एल माइनस अक्स सी है ये तो जीरो हो जाएगा, आर के स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये आर आ जाएगा। तो ये जेड हमारे पास में यहां पर मिनिमम होता है, जेड यहां पर न्यूनतम होगा। क्लियर? तो अनुनाद की स्थिति में जो जेड है वो आर के इक्वल होगा और मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। कलांतर की मैं यहां पर बात करता हूं, कला कोणों का अंतर। तो एलसीआर अनुनादी परिपथ के अंदर जो कलांतर का फॉर्मूला था, टेन फाई इक्वल टू आप कर लीजिए, टेन फाई बराबर वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप इसको अक्सएल माइनस अक्सी बट्टे में आर इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से टेन फाई इक्वल टू हमारे पास में आ गया है, अक्सी और अक्सएल दोनों बराबर होते हैं या वी एल और वी सी भी दोनों बराबर होते हैं, तो ये आ गया अपने पास में जीरो। तो यहां से फाई इक्वल टू अपने पास में आ चुका है जीरो, शून्य। क्लियर? तो फाई की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है जीरो, शून्य। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर यदि फाई की वैल्यू जीरो आ गई है तो अपने पास में शक्ति गुणांक, अनुनाद की स्थिति के अंदर जो शक्ति गुणांक है वो कितना हो जाएगा? तो देखिए शक्ति गुणांक होता है कोस फाई, और कोस फाई कोस जीरो का मान होता है एक, तो शक्ति गुणांक अपने पास में एक हो जाएगा। क्लियर? औसत शक्ति वेव, औसत शक्ति वेव कितना हो जाएगा?
देखिए पी बार बराबर हमने पढ़ा है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये हमने पढ़ा है। तो यहां से आप देखें कॉस फाई की वैल्यू है वो हमारे पास में है एक, देन यहां पर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही रह जाएगा। आप इसे वी एम बट्टे में अंडरूट दो, आई एम बट्टे में अंडरूट दो, अंडरूट दो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। कुछ चीजें यहां पर हम और भी देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या है, अनुनाद की स्थिति में बहने वाली अधिकतम धारा। तो देखिए अधिकतम धारा आई एम बराबर, अनुनाद की स्थिति के अंदर बहने वाली आई एम बराबर होता है वी एम बट्टे में जेड, वी एम बट्टे में जेड। तो यहां पर जेड होता है मिनिमम, जेड क्या होता है, मिनिमम होता है, और वो होता है आर के इक्वल। तो आई एम की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास में यहां पर मैक्सिमम प्राप्त होगी। आई एम का जो मान है वो भी हमें यहां पर अधिकतम प्राप्त होगा। क्लियर। कुछ चीजें हम यहां पर और देख लेते हैं अनुनाद की स्थिति में और क्या क्या होता है। एक हम बात करेंगे यहां पर अनुनादी आवर्ती की, अनुनादी आवर्ती की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुनादी आवर्ती, तो देखिए अनुनादी आवर्ती हम फाइंड आउट करेंगे, अक्स एल और अक्स सी दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, और यहां से ओमेगा स्क्वेयर बराबर 1 में एल सी, 1 में एल सी हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा बराबर अपने पास में आ चुका है 1 में अंडरूट एल सी, और एफ बराबर आ गया है 1 में 2 पाई अंडरूट में एल सी। तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आ चुके हैं। ये भी अनुनाद की स्थिति में कोणीय आवर्ती है, ये हमारे पास में है अनुनाद की स्थिति के अंदर रेखीय आवर्ती। तो ये अलग अलग हमारे पास में सूत्र आ चुके हैं, फॉर्मूले आ चुके हैं, अनुनाद की स्थिति के अंदर आ चुके हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा टॉपिक था अनुनाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अर्ध शक्ति आवर्तियां और बैंड चौड़ाई। तो देखिए अर्ध शक्ति आवर्तियां है क्या, बैंड चौड़ाई क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अपना टॉपिक है अर्ध शक्ति, अर्ध शक्ति आवर्तियां बैंड चौड़ाई, ये अपना टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। अर्ध शक्ति आवर्तियां यदि हम मैं आपके सामने एक ग्राफ खींचूं, तो पहले मैं उस ग्राफ के जरिए आपको समझा देता हूं कि ये हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहां पर ले ली है। यदि मैं यहां पर ग्राफ निर्मित करूं तो ये हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि हमने यहां पर वाई एक्सिस की ओर तो ली है, हमने धारा ली है, आई एम लिया है, और एक्स एक्सिस दिशा के अंदर हमने आवर्ती ओमेगा ली है। तब धारा की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर धारा का जो मान है वो अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो उसको हम आई एम मैक्सिमम से पुट करते हैं, और ये विद्यार्थियों अनुनाद की स्थिति में होता है। यह भी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको क्लियर किया था कि जो अनुनाद की स्थिति होती है उसके ऊपर धारा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है, और उस आवर्ती को हम ओमेगा आर से पुट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है कि यदि हम अनुनाद की स्थिति से थोड़ी सी कम आवर्ती लें, थोड़ी सी आवर्ती क्या ले लें, कम ले लें, थोड़ी सी आवर्ती हम कम ले लें, या थोड़ी सी आवर्ती हम इससे बढ़ा दें, आवर्ती को थोड़ा सा कम ले लें या थोड़ी सी आवर्ती को
कम या ज्यादा यदि हम करें तो हमारे पास में जो अनुनाद की स्थिति के अंदर जो शक्ति होती है उससे शक्ति आधी हो जाएगी, उससे शक्ति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान दें कि इस पॉइंट के ऊपर जो शक्ति होती है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये हमारे पास में दो बिंदु हैं P1 तथा P2। इनके ऊपर जो शक्ति अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति होती है उसकी आधी होती है, उसकी आधी होती है। क्लियर। और उसके संगत जो हमारे पास में धारा है उसका मान अधिकतम धारा के मान से 1/√2 गुना हो जाती है। इनके संगत जो आवर्तियां होती है उनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं, ω1 और ω2 से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार इसको क्लियर करें कि हमने यहां पर जो ग्राफ है वो लिया है Im मतलब धारा के शिखर मान और कोणीय आवर्ती ओमेगा के बीच में, ठीक है। तो ग्राफ खींचा तो ग्राफ में पहले धारा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर धारा की वैल्यू अधिकतम हो जाती है, फिर धारा की वैल्यू डिक्रीज होती है। जिस आवर्ती की संगत धारा की वैल्यू अधिकतम होती है उसको हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और अनुनाद की स्थिति में धारा का मान हमने Vm/R आपको बताया ही है। तो देखिए मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं P। तो P पर धारा, P पर जो धारा है Im ये हो जाती है Vm/R, अधिकतम हो जाती है। इसको हम Im मैक्सिमम से भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। Im मैक्सिमम से भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए कि शक्ति, इस पॉइंट के ऊपर शक्ति क्या होगी, ये P मैक्सिमम होगी, और होगी कितनी, Im मैक्सिमम, Im मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू जेड होता है, लेकिन यहां पर जेड की वैल्यू R के इक्वल है, तो Im मैक्सिमम इंटू R हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब क्या होता है, P1 व P2 पर शक्ति है वो आधी हो जाती है, शक्ति क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जो P का मान है वो अनुनाद की स्थिति पर जो मान होता है शक्ति का उससे आधा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि Im मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R/2, तो जो P की वैल्यू है वो हो जाएगी Im मैक्सिमम √2, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए इंटू में R। तो यहां पर जो धारा है वो Im मैक्सिमम √2 हो जाती है। क्लियर। ये है अर्ध शक्ति। तो इसकी डेफिनेशन देखिए हमारे सामने है कि शक्ति आवर्ती वक्र पर वे बिंदु या आवर्तियां जहां पर शक्ति अनुनादी शक्ति मतलब अधिकतम शक्ति की आधी या 50% रह जाए, अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। मैंने यहां पर धारा और आवर्ती के बीच में वक्र से समझाया, आप शक्ति और आवर्ती के बीच में वक्र खींचकर भी इसको समझा सकते हैं। क्लियर। तो भी इसी टाइप का ही वक्र आपको मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, वक्र के जरिए मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमारे पास में दो आवर्तियां हैं, एक आवर्ती है ω1, इसको हम कहते हैं निम्न अर्ध शक्ति आवर्ती, और इस आवर्ती पर परिपथ है वो धारतीय होता है, ठीक है। और इसका जो मान है वो इस अनुनादी आवर्ती से कम होता है, अनुनादी आवर्ती से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ω2 है, इसको हम उच्च अर्ध शक्ति आवर्ती कहते हैं, और इसका मान अनुनादी आवर्ती से अधिक होता है, और इस आवर्ती के ऊपर जो परिपथ है वो प्रेरकीय होता है। ये मैंने चीजें आपको मौखिक ही बता दी है। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर तो जो परिपथ है वो धारतीय प्रकृति का होगा, धारतीय, इसके ऊपर प्रतिरोधीय, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में प्रतिघात तो होता ही नहीं है, और ω2 पर ये प्रेरकीय प्रकृति का होगा। क्लियर। ये मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे बैंड चौड़ाई।
बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का जो भी अंतर होता है इसको हम बैंड चौड़ाई कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और इनका जो अंतर होता है इसी को ही हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो बैंड चौड़ाई है इसको हम डेल्टा ओमेगा से पुट कर रहे हैं, जो कि आर बट्टे में एल के बराबर होती है। यदि यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास में आर बाई एल के इक्वल प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा अनुनादी परिपथ। देखो आप इस डेल्टा ओमेगा को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से भी पुट कर सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आर बाई एल प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। श्रेणी अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक क्यू गुणक। तो देखिए क्यू गुणक, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक भी इसको हम कहते हैं। ये अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात के बराबर होता है। अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो अनुनादी आवृत्ति को हम ओमेगा आर से और बैंड चौड़ाई को हम डेल्टा ओमेगा से पुट करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए और भी इसके तरीके हैं। ये VL बट्टे में VR से भी लिखा जा सकता है, या इसको हम VC बट्टे में VR से भी इसको हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि अनुनाद की स्थिति के अंदर VL और VC दोनों बराबर होते हैं। Q को हम ओमेगा R, और अभी अभी मैंने बैंड चौड़ाई बताई है R बाई L, तो बैंड चौड़ाई यहाँ पर बट्टे में है, तो ये ओमेगा R L बट्टे में R से भी इसको हम पुट कर सकते हैं। अनुनादी आवृत्ति को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा ओमेगा R का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ओमेगा R, और इस ओमेगा R का स्क्वायर है इसकी जगह पर हम देखिए क्या क्या पुट कर सकते हैं। इस ओमेगा R का स्क्वायर है इसकी जगह पर हम 1 में LC पुट कर सकते हैं। ये L बाई R पढ़ाई है, तो हमारे पास में Q का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। L से L कैंसिल हो गया, 1 में ओमेगा R इंटू सी आर। क्लियर? ये हमारे पास में आ चुका है, ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? अब मैं यहां पर एक अन्य फॉर्मूले को भी अन्य रूप में भी आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना बता देता हूं। Q बराबर, देखिए हमारे पास में अनुनादी आवृत्ति होती है 1 में अंडर में LC, और बैंड चौड़ाई हमारे पास में R बाई L होती है। तो देखिए L से आधा L कैंसिल हो जाएगा, 1/R अंडर में L बाई C हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका एक और अन्य सूत्र आ चुका है, अन्य फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर? अब देखें हमारे पास में क्या है कि Q का जो मान है, विशेषता गुणांक है, वो इस अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को रिप्रेजेंट करता है। तो अनुनादी वक्र, ये हमने जो वक्र बनाया है ये हमारे पास में है अनुनादी वक्र। इसकी तीक्ष्णता इस Q से ही प्राप्त होती, Q से ही पता चलती है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि Q का मान अधिक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक रखने के लिए L अधिक होना चाहिए, R कम होना चाहिए, C भी कम होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर अनुनादी वक्र खींचा है I और FR के बीच में, दोनों के बीच में वक्र खींचा है।
तो देखिए यहां पर हमारे पास में अलग अलग स्थितियों के अंदर वक्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जिसका जो आई की वैल्यू जितनी कम होती है उसमें आर की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी, आर अल्प होगा, जो क्यू है वो सामान्य होगा। और कई बार स्थिति ऐसे आ जाती है कि आर का मान जब 0 होता है तो क्यू का मान अनंत हो जाता है, बढ़ता ही जाता है, तीक्ष्णता बहुत बढ़ती जाती है, वो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। क्लियर? और आर जब बहुत कम होता है तो क्यू का मान बहुत अधिक होगा, आर जब अल्प होगा। तो देखिए ये हमारे पास में अलग अलग स्थितियों के अंदर वक्र है। क्लियर? अब यहां पर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वाटहीन धारा। इसे हम कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा भी कहते हैं, वाटलेस करंट। क्या होता है वाटहीन धारा, वाटलेस करंट? चलिए देखिए कि यदि हम किसी ऐसी सर्किट की बात करें तो उसके अंदर जो ओमीय रेजिस्टेंस होता है आर बराबर यदि 0, कोस फाई का मान 0 होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो औसत शक्ति होती है वो 0 होती है। औसत शक्ति कितनी होगी? 0। तो देखो यहां पर हमने पुट भी कर रखा, किसी ओमीय प्रतिरोध रहित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। तो इस प्रकार का परिपथ वाटहीन परिपथ एवं उसमें प्रवाहित धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। देखिए इसे आप समझें कि हमारे पास में औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है, औसत शक्ति का फॉर्मूला P बार बराबर या P एवरेज बराबर Vrms इंटू IRms कोस फाई होता है, कोस फाई। तो यहां पर देखिए अपने पास में क्या है कि यदि इस परिपथ में P एवरेज 0 हो, P एवरेज कितना हो? 0 हो, तो ऐसे परिपथ को हम वाटहीन परिपथ कहेंगे। ऐसा जो परिपथ है इसको वाटहीन परिपथ, और इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। अब भाई वाटहीन धारा के लिए पी एवरेज का जो मान है वो 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? जब कोस फाई 0, जब कोस फाई कितना हो? 0 हो। और कोस फाई 0 होने का मतलब ये 0 कब होगा? जब फाई का मान 90 डिग्री हो। फाई का मान 90 डिग्री होने का मतलब है कि Vrms और IRms के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहां पर देखिए कुछ चीजें कि एक पूरे चक्कर के लिए वाटहीन धारा का जो घटक है उसका औसत मान 0 होता है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए, वैसे हमने अगले पेज के ऊपर, यहां पर आप ध्यान दें, हमने यहां पर धारा ली है I और ये हमारे पास में है वोल्टेज V, दोनों के बीच का एंगल फाई लिया है। तो देखिए इस में हमने इसका धारा का लंबवत घटक ले लिया I साइन फाई। ये जो I साइन फाई है वोल्टेज के लंबवत घटक है, ये हमारे पास में वाटहीन धारा का घटक है। वाटहीन धारा हमारे पास में, वाटहीन धारा का जो आयाम है वो Im साइन फाई हो जाएगा। पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए, वाटहीन धारा कौन सी है? वाटहीन धारा जब I साइन फाई है। अब I साइन फाई क्यों है इसको क्लियर कर देता हूं मैं कि औसत शक्ति का मान 0 होना चाहिए। औसत शक्ति का मान 0 तब होगा जब आपके पास में कोस फाई की वैल्यू 0 होगी, और कोस फाई की 0 की वैल्यू तब होगी जब आपके पास में फाई का मान 90 डिग्री होगा। अब आपके पास में वोल्टेज ये रहा, वोल्टेज ये रहा, अब धारा आपके पास में ये रही, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं है। लेकिन ऐसी धारा जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो, तो वोल्टेज के परपेंडिकुलर तो कौन है? I साइन फाई है। तो I साइन फाई है, यही हमारे पास में वाटहीन धारा है, इसी को ही हम वाटहीन धारा कहेंगे। तो वाटहीन धारा अपने पास में I साइन फाई है, ये क्लियर हो जानी चाहिए, या आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो आगे हमने क्या देखा है कि वाटहीन धारा का आयाम, आयाम क्या होगा?
वाट-इन धारा का आयाम, तो I का जो आयाम होता है वो Im, तो Im sin फाई हो जाएगा, Im sin फाई। वर्ग माध्य मूल मान, इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करोगे, I sin फाई का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास में I का वर्ग माध्य मूल मान है वो हमारे पास में आ जाएगा IRMS sin फाई, IRMS sin फाई। ये देखो IRMS sin फाई, I की जगह IRMS आ जाएगा, IRMS की जगह हम Im बट्टे में √2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसका वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो चुका है। तो ये हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर की है और आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौक कुंडली, चौक कॉइल क्या होती है? चौक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रेरकत्व उच्च और प्रतिरोध अल्प होता है। तो ये एक प्रकार की कॉइल ही होती है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो तो काफी कम होता है जबकि प्रेरकत्व काफी ज्यादा होता है। अब इसका यूज कहाँ है कि ऐसी परिपथों में धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। आपने अपने घरों में ट्यूबलाइट देखी होगी, उसमें एक चौक कॉइल लगी होती है, कॉइल लगी होती है छोटी सी। और आजकल तो ये वैसे ऐसी ट्यूबलाइट आना ही बंद हो गई है, पहले ये आती थी। तो इसमें एक चौक लगी होती थी जो कि धारा को नियंत्रित करने के लिए यूज में आती थी। ओके, देखिए चौक कुंडली में ऊर्जा वेव अल्प होता है, यह वाट-इन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। यहां से एक क्वेश्चन बाहर निकलता है कि चौक कुंडली के सिद्धांत पर काम करती, तो ये वाट-इन धारा के सिद्धांत पर काम करती है। ये हमने एक डायग्राम के जरिए दिखाया है कि हमारे पास में एक लोहे की क्रोड है और इस लोहे की क्रोड के ऊपर चारों तरफ हमने तांबे की कुंडली लपेटी है और इस पूरे इसको यदि ऐसी सर्किट से जोड़ दे तो इसी को ही हम चौक कुंडली कहेंगे। चौक कुंडली का उपयोग परिपथ में धारा को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है, इसी कारण से ही इसको चौक कुंडली कहा जाता है। देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी देख लीजिए कि चौक कुंडली को पृथककृत मोटे तांबे के तार के बहुत सारे फेरे एक कच्चे लोहे की क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। तांबे के तार की कुंडली का प्रतिरोध भी अल्प होता है, इसलिए ऊर्जा का अपव्यय कम होता है। कच्चे लोहे की क्रोड लेने के कारण से कुंडली का प्रेरकत्व उच्च हो जाता है और चौक कुंडली का प्रेरणीय प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L बराबर 2 पाई F L होता है। एक आदर्श चौक कुंडली के लिए R बराबर तो 0 होता है और शक्ति से 0 होता है। क्योंकि ये वाट-इन धारा के सिद्धांत पर काम करता है तो औसत शक्ति क्षय जो हमने पहले भी चर्चा की है, ये P एवरेज है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम आज जो भी टॉपिक पढ़े हैं इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि एक LCR श्रेणी में अनुनादी परिपथ में निम्न में से कौन सा व्यंजक Q गुणांक के लिए नहीं है? क्योंकि हमने यहां पर बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, अभी अभी हमने आपको बताया भी है और उनमें से कुछ फॉर्मूले हमारे पास में है, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों हमने आपको क्लियर किया था Q बराबर कि ओमेगा R बट्टे में डेल्टा ओमेगा, इसे आप ओमेगा R L बाई R से भी पुट कर सकते हैं या ओमेगा R CR से भी पुट कर सकते हैं, 1/R अंडररूट में LC से भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में। कौन सा सूत्र गलत है? डी वाला गलत है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक श्रेणी LCR परिपथ में R के प्रति वोल्टता 100 वोल्ट तथा R बराबर 1000 किलो ओम के साथ C बराबर 2 माइक्रोफेरेड, अनुनादी आवृत्ति 200 रेडियन प्रति सेकंड, तो अनुनाद की स्थिति पर L के प्रति वोल्टता कितनी होगी? देखो हमारे पास में एक LCR परिपथ है और हमने अनुनाद की स्थिति के अंदर देखिए क्या क्या बताया है
आपको ये चीजें मैंने क्लियर भी करवा दी है। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति के अंदर जो भी वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होता है, और कुंडली और संधारित्र पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बराबर होते हैं। अनुनादी आवर्ती हमारे पास में 1/√, में एल सी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से VL और VC दोनों बराबर हैं हमारे पास में, तो यहां से VL बराबर हम I इंटू अक्स C पुट कर सकते हैं, और अक्स C के स्थान पर हम 1/ωc पुट कर सकते हैं। अब I की जगह हम लिखेंगे V/R, V/R, तो ωc/R हमारे पास में VL का मान आ जाएगा। तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो V का मान जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप है वही V का मान है, तो 100 है। ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 200। C का जो मान है वो 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है, और R का मान 10⁻³ दे रखा है। तो VL का मान हमारे पास में यहाँ पर 250 वोल्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है? तो देखिए ये एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। शिखर मान हमें यहाँ पर दे रखा है Im बराबर 5√2 एम्पियर। हमें यहाँ पर IRMS की वैल्यू पूछिए जो कि Im/√2 के बराबर होती है। तो ये 5√2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पियर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रेषित्र 300 मीटर पर तरंगदैर्घ्य प्रेषित करता है। 2.4 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है, तो अनुनादी परिपथ के लिए प्रेरकत्व का मान लगभग क्या होगा? हमें यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू 300 मीटर दे रखी है, लैम्ब्डा बराबर 300 मीटर। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁻, ये छोटा c है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से f हमारे पास में आ जाएगा c/लैम्ब्डा होता है, 3 × 10⁸/300, यहां से 10�6 हर्ट्ज f की वैल्यू निकलकर बाहर आ जाती है। अब देखिए हम बात करें अनुनादी आवर्ती की। अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती हमारे पास में f बराबर होती है 1/2π√LC, ये हमारे पास में होती है। तो f² बराबर 1/4π² LC आ गया। L की वैल्यू हमारे को यहाँ पर पूछी है, तो 1/4π² C f²। तो L इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, 4 × 3.14 × 3.14। C का जो मान है, ये वाला जो C है ये कैपिटल C है, ये चीज क्लियर कर लेना, क्योंकि यहां पर कैपिटल C का मान 2.4 माइक्रोफेरेड, F का जो मान है वो 10�6 है, 10�6 का स्क्वायर है, तो 10�6 × 10⁻⁶। कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻⁻8 हेनरी हमें L की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एलसीआर श्रेणी अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर 90 डिग्री है। देखिए इनके बीच का कलांतर 0 होता है, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। इसकी प्रतिबाधा 0 होती है, जबकि गलत है, क्योंकि इसकी प्रतिबाधा R के बराबर होती है, धारा मैक्सिमम होती है। ये वाला है, इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोधी होगी। अनुनाद की स्थिति के अंदर जो परिपथ है वो
प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के इक्वल होती है, प्रतिबाधा प्रतिरोधी होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एल एक 2 लीटर परिपथ में प्रेरकत्व 0.5 मिली हेनरी और धारिता 20 माइक्रोफेरेड है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति लगभग है। तो देखिए हमारे पास में F बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट में L की जो वैल्यू है वो है 0.5 मिली हेनरी और C का जो मान है वो 20 × 10⁻⁻⁶। तो F हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1592 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर। कैलकुलेशन बची है इसमें। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और देखेंगे। किसी गैर अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ नहीं है तो अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्तियों पर परिपथ की प्रकृति होती है। तो ये हमने भी आपको क्लियर किया था कि अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्तियों के ऊपर तो इसको भी क्लियर करें। गैर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के ऊपर जो परिपथ है वो प्रेरकीय होता है। ये मैंने आपको कहा था। उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति पर प्रेरकीय परिपथ होगा तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ये जो टिक यहां पर लगा हुआ है ये सही नहीं है, इसको भी क्लियर कर लें। ये जो टिक है ना वो सही नहीं है, ये नहीं होगा। ये जो निशान है इसकी बजाय ये वाला आंसर होगा। ओके। फिर यहां पर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है एलसीआर अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक है तो वो 1 होता है। वो कितना होता है? 1। चौक कुंडली की सिद्धांत पर काम करती है तो वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ये काम करती है। ये भी निशान गलत लगा हुआ है, इसको भी क्लियर कर लें। ये वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करती है। ओके। फिर देखें चौक कुंडली का होता है उच्च प्रेरकत्व होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। ये सही है तो यहीं पर ऑप्शन ए हमारे पास में सही हो जाएगा। फिर देखें अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है तो अनुनाद की स्थिति के अंदर कलांतर 0 होता है तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अनुनादी परिपथ के बारे में चर्चा की, चौक कुंडली और वाटहीन धारा के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगले जो वीडियोज हैं उनमें हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।